और बूढ़ा टापों की आवाज सुनकर उछल पड़ा। आ गए, वो खामोशी से बोला और हुक्का रखकर हमारी तरफ लपका। आहा, आ गए, आओ, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। देखा मैं जाकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बूढ़ा बच्चों जैसी खुशी के साथ बोला। तालूत ने गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखा। अगमाना सो गई है, जाओ अंदर जाओ, उसे जगा लेना। जरा गहरी नींद सोती है, खूब झंझोड़ लेना। मगर रात बीत गई है, कहीं गुलाब खान भी ना सो गया हो। मगर खैर, मैं उसे जगा लूंगा। लाओ, सल्फे के लिए पैसे दो, मेरा नशा बड़ी देर से उखड़ा हुआ है। हे, देखते क्या हो, पैसे निकालो। नशे के साथ साथ मैं तुम्हारी गर्दन भी उखाड़ दूंगा, वरना होशो हवास में रहकर गुफ्तगू करो। तालूत ने पलटकर बूढ़े का गिरेबान पकड़ लिया और बूढ़े की आंखें खौफ से फैल गईं। गर्दन उखाड़ लोगे? उसने खौफजदा आवाज में पूछा। हाँ। लेकिन क्यों? तुम कौन हो? तालूत ने पूछा। पौगा, पौगा जान, बूढ़े ने फुदक कर कहा। यह क्या होता है? तालूत ने पूछा और मुझे हंसी आ गई। मैं होता हूं, बिल्कुल मैं होता हूं, उसने उसी अंदाज में जवाब दिया। तालूत, मैंने हालात किसी हद तक समझकर तालूत को आवाज दी और वो मेरी तरफ देखने लगा। इसे कुछ रकम देकर दफा कर दो, इत्तेफाक से हमने बेहतरीन जायपनाह तलाश की है। क्या मतलब? तालूत ने हैरत से कहा। इस दौरान मैंने कुछ करेंसी बूढ़े की तरफ बढ़ा दी थी, जिसे देखकर बूढ़ा खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, इससे तो मैं अपना सारा कर्ज बेबाक कर दूंगा। जीते रहो, जीते रहो। अब तुम अंदर जाओ, अगमाना को जगा लो, वो बेहद खुश इखलाक है, जरा भी बुरा नहीं मानेगी। बूढ़े ने एक जकंद भरी और दौड़ता हुआ अहाते से निकल गया। तालूत ने शाने उचकाकर मेरी तरफ देखा। आओ, मैंने कहा, और फिर हमने घोड़े अहाते में बांध दिए। मेरी समझ में कुछ नहीं आया है। तालूत ने मेरा शाना भींचकर गुर्राते हुए कहा। यार, हम वैसे ही एक जगह गए हैं, मेरा मतलब है कारोबारी जगह। मेरा ख्याल है यहाँ लड़कियां मिलती हैं। अरे हाँ मेरे दोस्त, इसमें हैरत की क्या बात है? गलाजत और गंदगी हर जगह होती है। बूढ़ा नशे का आदी है, मुमकिन है वो उसकी बेटी ही हो। तो फिर हमें इसे क्या गर्ज? हमें तो रातों रात किसी जाय पनाह की जरूरत थी ना। और मेरा ख्याल है इससे उम्दा जगह नहीं हो सकती, यहाँ कोई हमें हैरत से नहीं देखेगा। बात तालूत की समझ में भी आ गई थी, चुनाचे हम दोनों खामोशी से बड़े मकान में दाखिल हो गए। उसमें 6-7 कमरे थे, बाज में रोशनियां थीं, बाज बेचिराग पड़े थे। किसी अगमाना को जगाने की क्या जरूरत है, बस एक कमरा तलाश कर लो, तालूत ने कहा। ठीक है, लेकिन आओ इस मकान का जायजा तो ले लें, मैंने तालूत से कहा और तालूत तैयार हो गया। मकान में कुल 4 अफराद थे, 2 नौजवान लड़कियां, एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा जो चला गया था। खूब अच्छी पोजीशन है, मेरा ख्याल है वो आखिरी सिरे वाला कमरा दुरुस्त है, तालूत ने कहा। आओ फिर आराम करें, मैंने कहा, और हम उस कमरे में दाखिल हो गए। कमरे की अकबी खिड़की खोल देने से बाहर का मंजर नजर आने लगा। बर्फ अब भी पड़ रही थी और अंदर अच्छी खासी खुनकी थी। हम खुरदरी जमीन पर लेट गए। क्या ख्याल है आरिफ, जबरदस्ती के मेहमान कैसे रहे? तालूत ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ करवट बदल ली। तुम्हारा मूड है तालूत, वरना मैं जानता हूं तुम खान जोरात के महल में भी क्याम कर सकते हो, मैंने कहा। हर माहौल के बारे में जानना जरूरी है, खुरदरी जमीन पर भी इंसान सोते हैं। बहुत से लोग तुम्हारी दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके सर पर साहिबान भी नहीं है। हाँ, मेरी दुनिया की बात ना करो, ना जाने मेरी दुनिया में क्या क्या है, मैंने एक ठंडी आ भर कर कहा। ठीक है, अब सोने की कोशिश करो ताकि सुबह को शक्ल पर फिटकार न बरसे, तालूत ने करवट लेते हुए कहा। और मैंने भी करवट बदल ली और उस खुरदरी जमीन पर भी मुझे नींद आ गई। फिर सुबह को उस वक्त ही आंख खुली जब चंद आवाजें नजदीक सुनाई दी। मैंने चौंक कर देखा, रात का बूढ़ा, बूढ़ी औरत और 2 खूबसूरत लड़कियां हमारे गिर्द खड़ी थीं। ऐसे काम नहीं चलेगा अगमाना, तू अमीर जोरात की बेटी नहीं है। मैं कहती हूँ इतनी गहरी नींद सोई क्यों? मेहमान क्या सोचेंगे? मैं गहरी नींद नहीं सो रही थी, मुझे जगाने की कोशिश ही नहीं की गई, एक लड़की ने जवाब दिया। अभी उठ जाने दे, अगर मेहमानों ने शिकायत की तब तेरी खबर लूंगी। रक्षे से कहूंगी कि अब यहाँ मेहमानों के साथ ये सलूक होने लगा है। खुदा के लिए रक्षे से कुछ मत कहना, मैं मेहमानों से मुआफी मांग लूंगी। भाई खरबूज खान, ये सब क्या है? तालूत की आवाज सुनाई दी। अबे उठ तरबूज के बच्चे, मैंने झुलाए हुए अंदाज में कहा और तालूत उछल कर बैठ गया। हमारे इस तरह जाग जाने से हमारे गिर्द खड़े हुए सारे लोग चौंक पड़े थे। फिर बूढ़ी ने अपने चेहरे पर मुलायमत के आसार पैदा किए और करीही अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली, उठो बच्चों, हाय कैसा शर्मिंदा किया है, तुम यहाँ आकर क्यों सो गए थे? मुझे जगा लिया होता। हम यहाँ बहुत आराम से सोए थे बड़ी बी, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई।
تم ہمارے مہمان تھے، مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک تو کہیں نہیں ہوتا۔ کوئی فرق نہیں پڑا، تم بے فکر رہو، ہم بہت خوش ہیں۔ تم نے اغمانہ کو جگایا تھا؟ بڑی بی نے پوچھا۔ نہیں، ہم تو سیدھے اس کمرے میں آئے تھے، اور چونکہ سخت نیند آ رہی تھی اس لیے اطمینان سے سو گئے۔ چلو پھر کوئی بات نہیں، اب تم نہا لو، میں ناشتہ تیار کراتی ہوں۔ چل دلشاد، ناشتہ تیار کر، اور اغمانہ تو ان لوگوں کے نہانے کا انتظام کر، اور پوگے تو باہر بیٹھ۔ جاتا ہوں، بوڑھے نے کہا اور باہر نکل گیا۔ بوڑھی عورت جو چہرے سے کافی خطرناک معلوم ہوتی تھی، دوسری لڑکی کو لے کر باہر نکل گئی۔ اب کمرے میں اغمانہ ہمارے ساتھ رہ گئی تھی۔ میں تم لوگوں سے معافی چاہتی ہوں، یہاں تمہیں تکلیف ہوئی، اس نے گمبھیر آواز میں کہا۔ خربوز بھائی، اس لڑکی سے کہو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، طالوت نے کہا۔ تم ہمیں غسل خانہ دکھا دو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، میں نے کہا۔ او آؤ، وہ جلدی سے بولی، اور پھر غسل خانے کے دروازے پر رک کر اس نے التجا آمیز انداز میں کہا، سنو، ممکن ہے اس کے بعد مجھے دوبارہ موقع نہ مل سکے، ممکن ہے میں تم سے نہ کہہ سکوں۔ خدا کے لیے میرے بارے میں ناراضگی کا اظہار مت کرنا، ورنہ رکشے میری کھال ادھیڑ دے گا۔ یہ رکشے کون ہے؟ طالوت نے سوال کیا۔ اس کے بارے میں پھر بتاؤں گی، اس وقت موقع نہیں ہے، اب میں جاؤں؟ ٹھیک ہے، طالوت نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور لڑکی واپس مڑ گئی۔ عارف، طالوت ڈھیلے ڈھالے لہجے میں بولا۔ بھائی تربوز، میں نے مذاق خیز انداز میں گردن ہلائی۔ رکشے؟ ہاں رکشے، لڑکیوں کی کھال ادھیڑ دیتا ہے، ہم اس کی کھال ادھیڑ دیں گے، اس کی کھال میں بھس بھی بھریں گے ہیں؟ ہاں، مگر بھس کہاں سے دستیاب ہوگا؟ فی الحال اس کے بارے میں مت سوچو، بلکہ یہ سوچو کہ غسل خانہ ایک آدمی کے لیے ہے یا دونوں بیک وقت اس میں غسل کر سکتے ہیں۔ اگر صرف ایک کے لیے ہے تو پہلے میں جاؤں یا تم ہی چلے جاؤ، مگر واپس آ جانا۔ آ جاؤں گا، اللہ مالک ہے۔ ہم دونوں اسی طرح مسخرے پن کی باتیں کرتے رہے۔ پھر طالوت غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم غسل سے فارغ ہو گئے تھے۔ ہمیں ناشتے کے لیے لے جانے والی دوسری خوبصورت لڑکی تھی جس کا نام دلشاد لیا گیا تھا۔ اس کی عمر اغمانہ سے کم تھی اور وہ کسی قدر شوق بھی نظر آئی تھی۔ آپ کا نام دلشاد ہے خاتون؟ طالوت نے بھینگی آنکھیں بنا کر پوچھا۔ ہاں ہے۔ پھر؟ وہ چڑچڑے انداز میں بولی۔ اللہ اکبر، کیا آپ ہری مرچوں کا شوق رکھتی ہیں؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اس نے تیکھے انداز میں طالوت کو گھورا۔ خدا پناہ میں رکھے، کیا آپ نے ناشتہ نہیں کیا ہے؟ کیا تم پاگل ہو؟ لڑکی کلکلا کر بولی۔ ابھی تک تو نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ۔ تم نے میرے ناشتے کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر کوئی اور بات میرے منہ سے نکل گئی تو ممکن ہے ناشتے میں آپ مجھے ہی کھا جائیں گے۔ دیکھو جی، میں پتھر مار کر سر پھاڑ دیا کرتی ہوں، میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں مت کرنا، میں کسی سے نہیں ڈرتی، رکشے سے بھی نہیں۔ طالوت نے یوں ہی اندھیرے میں تیر پھینکا۔ رکشے؟ وہ کسی قدر گھبرا گئی۔ ہاں، اسے بھی نہیں، اس نے کھوکھلے لہجے میں کہا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہرحال اس کے بعد ہم خاموش ہو گئے اور پھر ناشتے کے کمرے میں پہنچ گئے۔ ناشتے کے کمرے میں اغمانہ موجود تھی۔ دسترخوان بچھا ہوا تھا اور اس پر دودھ کی مصنوعات، پنیر، کچھ پھل رکھے ہوئے تھے۔ اغمانہ نے مسکراتے ہوئے ہمارا استقبال کیا، لیکن یہ مسکراہٹ مصنوعی تھی، زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے ہم سے ناشتہ کرنے کے لیے کہا اور ہم بے تکلفی سے بیٹھ گئے۔ ناشتہ بہت عمدہ تھا، خوب سیر ہو کر کھایا۔ کسی اور چیز کی ضرورت؟ اغمانہ نے پوچھا۔ نہیں شکریہ، تم سے کچھ باتیں کریں گے۔ آپ دونوں؟ اس نے ہکلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ایک ساتھ؟ وہ کسی قدر پریشانی سے بولی۔ ہاں، کیا حرج ہے؟ طالوت نے جواب دیا اور وہ گھبرا کر دلشاد کو دیکھنے لگی۔ تو جا، تو یہاں کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کسی قدر ڈانٹنے والے انداز میں کہا، اور دلشاد ہمیں گھورتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اور پھر اغمانہ سراسیما سی نگاہوں سے ہماری طرف دیکھنے لگی تھی۔ میرا مطلب ہے آپ دونوں؟ وہ پھر بولی۔ تم اس قدر پریشان کیوں ہو اغمانہ؟ طالوت نے کہا۔ نہیں، آؤ، اس نے بیچارگی سے کہا، اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہم اس کے ساتھ تھے، لیکن راستے میں بوڑھی اور کری صورت عورت ہمارے سامنے آ گئی۔ اس نے اپنے پیلے اور بدنما دانت نکال دیے تھے۔ جا رہے ہو؟ مگر پیسے؟ اس نے ہاتھ پھیلا دیا، اور طالوت نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ بوڑھی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اس کے بعد اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا، اور ہم اس طرف بڑھ گئے جہاں اغمانہ دروازہ کھولے ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ہمارے قریب پہنچنے پر وہ راستے سے ہٹ گئی اور ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔
लेकिन अगमाना के चेहरे पर अब भी परेशानी के आसार थे। तुम लोग बुरा मत मानना, मैं कभी 2 आदमियों के साथ नहीं रही। मैं अंदर चलो बेवकूफ लड़की। तालूत ने उसके शाने पकड़कर उसे अंदर धकेलते हुए कहा और वो बेबसी से कमरे में दाखिल हो गई। तालूत ने पलटकर दरवाजा बंद कर दिया था। लड़की गहरी गहरी सांसें ले रही थी। क्यों, गर्मी लग रही है क्या? तालूत ने पूछा। जी वो नहीं, वो बेतुके अंदाज में बोली। पता नहीं क्या बक रही हो, बैठ जाओ। तालूत ने उसे सामने पड़ी हुई चारपाई पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। वो परेशान सी बैठ गई। तुम परेशान क्यों हो? नहीं, परेशान नहीं हूं, बस मैं 2 आदमियों के साथ। हम आदमी हैं, दरिंदे नहीं। तुम्हें चीर फाड़ कर नहीं खा जाएंगे। बैठो बैठो, बातें करो, हम तुमसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं। जी? उसने हैरानी से हमारी तरफ देखा। हाँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? नहीं, तुम्हारी सोच गलत है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ओह। उसने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर किसी कदर सुकून के आसार नजर आने लगे। फिर उसने मुतफिक्राना निगाहों से हमारी तरफ देखा और बोली, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? नाराजगी की क्या बात है? दर हकीकत रात को मैं गहरी नींद सोई थी, तुमने मुझे जगाने की कोशिश की थी। जी नहीं, हमें आपसे ऐसा कोई काम नहीं था मोहतरमा जिसकी वजह से आपको रात को जगाया जाता। या तो तुम बहुत ही शरीफ आदमी हो या फिर जरूरत से ज्यादा बेवकूफ। बूढ़ी माँ ने तुम्हें ऐसे ही मेरे साथ ना भेज दिया होगा, उसने पैसे जरूर लिए होंगे। अगमाना, फजूल बातें मत करो। तुम्हारी बूढ़ी माँ ने और तुमने जो कुछ भी सोचा हो, तुम जो कुछ भी करती हो, हमें इसे गर्ज नहीं है। हम कह चुके हैं, हमें तुमसे गुफ्तगू करनी है। मैं तैयार हूं, उसने मासूमियत से कहा। रक्षे कौन है? तालूत ने पूछा और अगमाना का चेहरा उतर गया। वो खुश्क होंठों पर जुबान फेरने लगी। जवाब दो अगमाना, रक्षे कौन है? मेरा मामू है, अगमाना ने जवाब दिया। ओह, बूढ़ी औरत तुम्हारी माँ है? नहीं, मेरी खाला है। और बूढ़ा? वो मेरा खालू है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए? मर गए, उसने एक ठंडी सांस लेकर कहा। ओह, तो क्या तुम्हारे मामू और खाला ने तुम्हारी परवरिश की है? हाँ, उसने जवाब दिया। पूरी सूरत हाल हमारी समझ में आ गई थी। मजलूम अगमाना खाला और मामू का जरिया मुआश बनी हुई थी। बहरहाल मजलूम लड़कियों की फहरिस्त में उसका नाम भी शामिल कर लिया गया। कई मिनट तक हम गर्दन झुकाए उसके बारे में सोचते रहे। फिर तालूत ने पूछा, क्या तुम्हारी छोटी बहन भी इसी लाइन पर चल रही है? खुदा ना करे, खुदा ना करे, वो तड़प कर बोली और उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने रक्षे से कह दिया है, वो जितना चाहे मुझसे कमा ले, जिस कदर चाहे मुझे लूट ले, लेकिन दिलशाद की तरफ बुरी निगाह न डाले। खुद दिलशाद बहुत तेज है, रक्षे उससे डरता है। अभी तक तो खुदा ने उसकी हिफाजत की है, आगे भी वही निगहबान है। ओह, फिक्र मत करो अगमाना, फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें रक्षे के चुंगल से निकाल लेंगे और तुम्हें एक उम्दा जिंदगी गुजारने का मौका देंगे। और अगमाना ने गर्दन झुका ली। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात नजर आए थे। साफ जाहिर था उसने हमारी बातों को रवादारी में सुना है। मुमकिन है दूसरों ने भी उसे ये पेशकश की हो और बेवकूफ बनाकर चले गए हों। बहरहाल इसके बाद तालूत ने यह मौजू खत्म कर दिया। कई मिनट तक खामोशी रही। फिर अगमाना ने कहा, तुमने बूढ़ी खाला को पैसे दिए होंगे? हाँ, क्यों? बस मैं हर तरह तैयार हूं, वह हकला कर बोली। बैठी रहो अगमाना, हम सिर्फ तुमसे गुफ्तगू करेंगे ताकि तुम्हें उन लोगों में और हम में फर्क का एहसास हो जाए जिन्होंने शायद हमारी तरह तुम्हें तसल्लियां दी होंगी। ओह, वह चौंक पड़ी। उसने हैरत से हम दोनों की शक्ल देखी थी, जैसे उसे हैरत हुई हो कि हमने उसके दिल की बात कैसे जान ली। और फिर उसने गर्दन झुका ली। बल्कि अगर हो सके तो एक कप चाय पिलवा दो, तबीयत सैर नहीं हुई, मैंने कहा और अगमाना जल्दी से खड़ी हो गई। अभी लाई। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। तालूत ने गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखा। खैरियत, ये चाय की जरूरत किस तरह पेश आ गई? उसने पूछा। मैं तुमसे कहना चाहता था कि किस उलझन में पड़ गए। हमें दूसरा काम करना है, यहाँ फंस कर। ओह, दूसरे काम जरूर करेंगे आरिफ, लेकिन क्या इन मजलूम लड़कियों को ऐसे ही छोड़ देंगे? ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है पहले इस उलझन को देख लिया जाए। मैंने सोचा है कि इस मकान को अपना हेडक्वार्टर बना लिया जाए। यहाँ रहने में कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ से ज़ौरात के हालात मालूम किए जाएं और फिर फैसला किया जाए। ये भी ठीक है। बूढ़ी औरत से मामले की बात कर लेंगे और उस वक्त तक उसे बेवकूफ़ बनाएंगे जब तक यहाँ के मामलात से वाकिफ नहीं हो जाते। बिल्कुल ठीक, मैंने उससे इत्तफाक किया और उसी वक्त अगमाना वापस आ गई। मैंने दिलशाद से कह दिया है, अभी तैयार करके लाती है। ठीक है, बैठो।
दरवाजा खुला रहने दूं? यकीनन, तालूत ने कहा और वह मुस्कुराती हुई हमारे सामने बैठ गई। कई मिनट खामोशी से गुजर गए। फिर तालूत ने बड़ी चालाकी से सिलसिला गुफ्तगू शुरू किया। खान ज़ोरात के बारे में सुना है कि बेहद रहम दिल और खुदा तरस इंसान है। क्या तुम लोगों ने रक्षे की शिकायत उसके कानों तक पहुंचाने की कोशिश कभी नहीं की? उसने पूछा। अगमाना ने चंद सेकंड तक गर्दन झुकाकर कुछ सोचा, फिर आहिस्ता से बोली, खान ज़ोरात तक रसाई बहुत मुश्किल थी और फिर सिर्फ एक बार मैंने निकल भागने की कोशिश की तो 2 माह तक बिस्तर पर पड़ी रही थी। उसने डुबडुबाई आंखों से दरवाजे की तरफ देखा था। मारा था तुम्हें रक्षे ने? हाँ, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन दिलशाद बहुत तेज है। उसने कोशिश की तो रक्षे ने उसे धमकी दी कि वो मुझे कत्ल कर देगा। तब मजबूरन दिलशाद भी खामोश हो गई। बड़ी अफसोसनाक है तुम्हारी कहानी। लेकिन खान ज़ोरात के बारे में तो हमने सुना था कि वो बहुत बाखबर इंसान है। ताज्जुब है खुद उसके ज़ेरे साया ऐसे मुजालिम हो रही हैं। खान बाबा को कुछ ना कहो, वो दर हकीकत रहमदिल इंसान है। ये उसकी रहमदिली ही है कि ना जाने आज वो किस मुसीबत में गिरफ्तार है, ना जाने वो कहाँ गया। क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। अगमाना भी चौंक कर मुझे देखने लगी। खान ज़ोरात कहाँ है? ओह, तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, मैंने गर्दन हिलाई। क्यों, क्या तुम्हारा ताल्लुक ज़ोरात से नहीं है? नहीं, हम तासिया बस्ती के बाशिंदे हैं, वहीं से आए हैं। ताज्जुब है। हाँ, अरे मैंने तुम्हारे लिबास पर गौर ही नहीं किया। तुम दोनों भाई हो? हाँ। तुम्हारी शक्लें कैसी एक दूसरे से मिलती हैं? तुमने अब गौर किया है? नहीं, पहले भी गौर किया है। लेकिन सच पूछो, मुझे अपने पास आने वालों से सख्त नफरत होती है, सख्त नफरत। मैं उनसे उनकी जात के बारे में कोई सवाल नहीं करती। तुम्हारी दूसरी बात है। क्यों, इनमें क्या लाल जुड़े हुए हैं? दरवाजे से दिलशाद की आवाज सुनाई दी, जो चाय की ट्रे लिए अंदर आ रही थी। ओह दिलशाद, ये बहुत नेक लोग हैं। अगमाना जल्दी से बोली। यहाँ कौन सी नेकियां करने आए हैं? वो चाय रखते हुए नाक सिकोड़ कर बोली। दिलशाद, अगमाना घबराए हुए अंदाज में बोली। फिक्र मत करो अगमाना, इस नकचिड़ी की बातें मुझे पसंद हैं। तालूत ने कहा। लानत है तुम्हारी पसंद पर, मैं तुम्हारी पसंद पर थूकती भी नहीं। दिलशाद, खुदा के लिए जुबान काबू में रखो, फिर कोई हंगामा खड़ा कराएगी। मैं हंगामों से नहीं डरती, समझी? दिलशाद कमर पर हाथ रखकर बोली। ठीक है, लेकिन अगमाना कभी हमारी शक्ल देखती, कभी दिलशाद की। बैठ जाओ दिलशाद, तालूत ने संजीदगी से कहा। क्यों बैठ जाऊं, गुलाम हो तुम्हारी? वो आंखें निकालकर बोली। ओफो दिलशाद, तुम इन लोगों को नहीं समझी। ये वो नहीं हैं जो यहाँ आती हैं। दिलशाद, ये उनमें से नहीं हैं जो मेरे तलबगार होती हैं। क्या मतलब? दिलशाद किसी कदर नरम पड़ गई। हाँ दिलशाद, ये अजनबी हैं, ज़ोरात के रहने वाले भी नहीं हैं। लेकिन इन्होंने खाला को मोटी रकम दी है। मैं भी तो तुमसे कह रही हूँ। फिर ये कौन है? सिर्फ मेहमान, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानती। दिलशाद हैरत से हमें घूरने लगी और तालूत के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने नर्म लहजे में कहा, हम चंद रोज तुम्हारे यहाँ क्याम करेंगे, ज़ोरात की सैर करेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। सैर करने के लिए तुमने बुरे वक्त का इंतखाब किया है। ज़ोरात के हालात तो बहुत ही खराब हैं। दिलशाद ने कहा। अगर तुम गुस्सा थूक कर मेजबानों की तरह बैठो तो तुमसे बात की जाए। तालूत ने कहा। अगर तुम बाजी के गाहक नहीं सिर्फ इंसान हो तो मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। वैसे इंसानों को देखे हुए अरसा बीत गया। यहाँ तो सिर्फ भेड़िए आते हैं, खून के प्यासे, जो नोचते भंबोड़ते हैं और सैर होकर वापस चले जाते हैं। दिलशाद ने कहा। हम दोनों उस तल्ख लड़की को गौर से देख रहे थे और उससे मुतासिर थे। वो चंद सेकंड खामोश रही, फिर बोली, तो तुम्हें ज़ोरात के हालात मालूम नहीं हैं? नहीं, ज़ोरात सख्त बहरान से गुजर रहा है। कल ना जाने क्या हालात हों। अगर मुनासिब समझो तो हमें बताओ। खान ज़ोरात को अगवा कर लिया गया है और इस अगवा में खानम का हाथ जाहिर किया जा रहा है। खानम? हाँ, ज़ोरात की मलका, खान ज़ोरात की नौजवान बीवी। ओह, ये कब की बात है? 2 हफ्ते गुजर गए। खान का पता नहीं चल सका? बिल्कुल नहीं, सख्त कोशिश हो रही है। मलका पर शुबा जाहिर करने वाले कौन लोग हैं? अमीर गुलपार, लेकिन उनकी नेक नामी पर शुबा नहीं किया जा सकता। उनकी क्या हैसियत है? सबसे बड़ा खानदान है ज़ोरात का, शाही खानदान से भी बड़ा। हमेशा का नेक नाम है। उस खानदान के अफराद बड़े बड़े ओहदों पर हैं। खूब। तालूत ने दिलचस्पी से मेरी तरफ देखा। मुझे भी इस गुफ्तगू में दिलचस्पी महसूस हुई थी। क्या अमीर गुलबार की ज़ोरात की खानम से कुछ दुश्मनी थी? नहीं, लेकिन अगर उनका शुबा दुरुस्त है तो फिर हर संजीदा आदमी को खानम पर निगाह रखनी होगी। क्या मतलब? तालूत ने पूछा।
शकील यूं भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। ये कौन है? खान ज़ोरात का भतीजा। तो शकील का इन मामलात से क्या ताल्लुक? हो या ना हो, लेकिन कहा जाता है कि ज़ोरात की खानम का शकील से जरूर ताल्लुक है, दिलशाद ने कहा। दिलशाद, अपने अल्फाज पर काबू रखो, अगमाना ने सरसराती आवाज में कहा। क्यों काबू रखूं? डरती हूं किसी से? बड़ी उलझी हुई कहानी है, समझ में नहीं आती, तालूत ने मेरी तरफ देखकर कहा। बस मैं कुछ और नहीं समझाऊंगी, मेरा दिमाग खराब नहीं है। दिलशाद अचानक खड़ी हो गई। अजीब मतलून मिजाज लड़की थी। अगमाना उसे रोकती रह गई, लेकिन वो बाहर निकल गई। इसके बाद के हालात तुम बताओगी अगमाना, तालूत ने कहा। मैं क्या बता सकती हूँ? मेरे हालात ने मुझे किसी और मामले में मुदाखलत का मौका ही नहीं दिया। तालूत खामोश होकर कुछ सोचने लगा। फिर उसने गर्दन हिलाई और हम चाय पीने लगे। चाय से फारिग होने के बाद तालूत ने अगमाना से कहा, अगमाना, अपनी खाला को भेज दो, मैं उनसे गुफ्तगू करूंगा। अच्छा, उसने सादगी से कहा और उठकर बाहर निकल गई। मामलात हमारी तवक्को से ज्यादा दिलचस्प हैं, क्या तुम भी इनमें दिलचस्पी ले रहे हो आरिफ? बिल्कुल, मैंने भरपूर लहजे में कहा। गोया खानम एक फरीक है, खान ज़ोरात के अगवा में उसका हाथ बताया जाता है, और दूसरे फरीक वो हैं जिन्हें हमने पहाड़ों में देखा था। और ये बात भी किसी हद तक हमारे इल्म में आ चुकी है कि दूसरा फरीक चालबाज है। उन लोगों की गुफ्तगू से यह अंदाजा हुआ था। बेशक, तो फिर तीसरे फरीक हम क्यों ना बन जाएं, जो सिर्फ असलियत सामने लाने वालों में से हों। नकाबपोश ने किसी प्रोपेगेंडा पार्टी का जिक्र भी किया था, उसे भी देख लेंगे। और वह पुरस्कार हसीना, अरे सबकी कलई खुल जाएगी, तुम फिक्र मत करो। बस ये बताओ कि क्या इस सिलसिले में काम करने को तैयार हो? बखुशी, मैंने जवाब दिया। तो लुत्फ आ जाएगा, हालात कुछ ऐसे ही मालूम हो रही है। चंद मिनट के बाद खाला आ गई, मनहूस चेहरे पर मक्कारी की मुस्कुराहट सजाए। उस मनहूस बुढ़िया से सख्त नफरत महसूस होती थी। ताहम तालूत ने उससे गुफ्तगू शुरू की। छोटी लड़की के बारे में क्या ख्याल है? बड़ी भी? नहीं, अभी वो तैयार नहीं है। मैं मुंह मांगी रकम दूंगा। मुझे क्या एतराज हो सकता है बेटे, मगर तुम उसे तैयार कर लो तो दूसरी बात है। वो बड़ी सख्त मिजाज है। चलो ठीक है, अब तुम दूसरी बात बताओ। अगर मैं एक आध हफ्ते तुम्हारे पास रहना चाहूं तो? सर आंखों पर, लेकिन एक शर्त है। क्या? जब तक मैं यहां रहूंगा कोई दूसरा नहीं आने पाएगा। अगर तुम एक हफ्ते की अदायगी कर दोगे तो दूसरा कैसे आएगा यहाँ? बोलो, क्या मांगती हो? जो खुशी से दे दो, बूढ़ी ने बेगैरती से मुस्कुराते हुए कहा। और तालूत ने नोटों की एक गड्डी निकालकर बूढ़ी की गोद में डाल दी। ये रकम बूढ़ी इस छोटी सी रियासत में एक साल में भी ना कमाती होगी। गड्डी देखकर उसका सांस फूल गया। हमारे खाने पीने सोने का माकूल इंतजाम होना चाहिए, और अगर हमारी मर्जी के खिलाफ कोई गड़बड़ हुई तो खून की नदियां बह जाएंगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो यहाँ, बूढ़ी ने बमुश्किल तमाम खुद पर काबू पाते हुए कहा। दोनों लड़कियों को हमारी खिदमत में रहना चाहिए। छोटी सी अगर बात बन गई तो उसकी रकम तुम्हें अलग से मिलेगी। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बूढ़ी ने जोर जोर से गर्दन हिलाते हुए कहा। बस जा सकती हो, तालूत ने रोब से कहा, और बूढ़ी जल्दी से उठकर बाहर लपकी। अंदाज ऐसा था जैसे खतरा हो कि नोट उससे छीन लिए जाएंगे। उसके बाहर जाते ही तालूत उसे गालियां देने लगा। तुझे तो ऐसा दुरुस्त करूंगा बूढ़ी कि याद करेगी। और रक्षे के बारे में क्या ख्याल है? रक्षे? तालूत दांत पीसने लगा। अब क्या प्रोग्राम है? बाहर निकलेंगे, हालात देखेंगे, बहुत से मामलात हैं, एक एक करके हालात से वाकफियत हासिल करना होगी। कब चलोगे? बस थोड़ी देर के बाद। मेरा ख्याल है रासिम को तकलीफ देना पड़ेगी। क्यों? मुकामी लिबास। हमें मुकामी लिबासों की जरूरत होगी, वरना अजनबी निगाहों से देखे जाएंगे। मंगवा लिए जाएंगे, तालूत ने पुरख्याल अंदाज में कहा। इसके बाद हम देर तक बैठे इस मौजू पर गुफ्तगू करते रहे। बूढ़ी पलट कर नहीं आई और उम्मीद थी कि नहीं आएगी। हम लोगों ने तैयारियां की और रासिम ने हमारी मर्जी के मुताबिक लिबास मुहैया कर दिए। बाहर निकल रहे थे कि दिलशाद नजर आ गई। वो तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही थी, एकदम ठिठक गई। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार नजर आए, और फिर ना जाने क्यों वो बच्चों के से अंदाज में मुस्कुरा दी। क्यों, क्या बात है? तुम दोनों एक दूसरे का आईना मालूम होते हो। बहुत ही अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। कोई तुम्हें देखकर हैरान हुए बगैर ना रहेगा। अच्छा, तालूत हंस पड़ा। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? ज़ोरात की सैर करने। ओ, शाम को वापस आ जाओगे? हाँ। तब ठीक है, खाला कह रही थी कि तुम लोग काफी दिन तक यहाँ रहोगे, और जब तक तुम रहोगे और कोई नहीं आएगा। ठीक कह रही है। क्या तुमने खाला को बहुत से पैसे दिए हैं? इस बारे में भी कुछ कह रही थी तुम्हारी खाला। हाँ, कह रही थी कि तुम लोग बहुत मालदार मालूम होते हो।
इससे तुम्हारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो दौलत पर थूकती हूँ, उसने नाक सिकोड़ कर कहा। जीती रहो, जी खुश कर दिया, बस अब भाग जाओ, तालूत ने कहा और मेरा शाना पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दिन की रोशनी में हम मकान से निकल आए, तब ज़ोरात की बस्ती देखी। बिलाशुबा एक उम्दा शहर की हैसियत रखती थी। हम घोड़ों पर बैठे बस्ती की सैर करते रहे, ऊंचे ऊंचे मकानात देखे, गलियां बाजार देखे, यहाँ स्कूल और कॉलेज वगैरह भी थे। पहाड़ों से घिरी इस बस्ती को देखकर अंदाजा होता था कि इसका रखवाला इसके बारे में क्या ख्यालात रखता है। उसने अपनी बस्ती के अवाम की खुशहाली का किस तरह ख्याल रखा है। खान ज़ोरात ना जाने बेचारे के साथ क्या सलूक हुआ है, ना जाने उसे किसने अगवा किया है। बाजारों में घूमने फिरने वालों ने हमारी तरफ कोई तवज्जो ना दी। जाहिर है इतने बड़े शहर में 2 आदमियों की मौजूदगी क्या हैसियत रखती है। वैसे यहाँ होटल वगैरह नहीं थे, हाँ कावा खाने बकसरत थे। घोड़ों की पुश्त पर हमने आधे शहर का चक्कर लगाया और फिर एक कावा खाने में जा बैठे। एक मुलाजिम ने कावे के बर्तन हमारे सामने रख दिए। बिलाशुबा माहौल में एक पुरस्रार सी खामोशी घुली हुई थी। हर शख्स किसी सोच में गुम नजर आता था। एक अजीब सी कैफियत, एक अजीब सा एहसास।